अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करवाई थी। उसके पहले 27 क्वेश्चंस हो चुके हैं। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर की जो एक्सरसाइज 3.5 है उसका क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें देखा जाए तो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स दो मौजूद हैं वो हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर और इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं, और ये नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। यानी कि यहाँ पे इनके बाहर कोई होल पावर नहीं लिखी, होल पावर दोनों की 1 है, तो ये रिपीट नहीं हो रहे, तो ये नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक इसको सॉल्व करेंगे। अब पहले फैक्टर को देख लेते हैं। इसके लिए दो कोफिशिएंट्स यूज करेंगे, ए एक्स प्लस बी, और दूसरे के लिए यूज करेंगे सी एक्स प्लस डी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। इसके बाद हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाना है दोनों साइड्स पे। वो इस तरह के आप देखें कि ये दोनों जो आपके फैक्टर्स हैं ये आपका एलसीएम है। जब आप दोनों साइड्स पे एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लेफ्ट साइड में सिर्फ न्यूमरेटर बच जाएगा जो कि 6a स्क्वायर है। इक्वेशन नंबर 1 का सिर्फ न्यूमरेटर बच जाएगा। और राइट साइड में ये होगा कि ए एक्स प्लस बी इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सी एक्स प्लस डी इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये चीज़ कुछ यूँ आपके पास बन जाएगी। अब आपने ए एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, तो ए एक्स को एक्स स्क्वायर से करवाया तो ये बन जाएगा ए एक्स क्यूब। ए एक्स को 4a स्क्वायर से करवाया है तो ये बन जाएगा 4 कैपिटल ए स्मॉल ए स्क्वायर एक्स, यानी इकट्ठा करके लिखा गया। फिर बी को एक्स स्क्वायर से करवाना है, ये बी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। बी को 4a स्क्वायर से करवाना है तो वो 4b a स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह अच्छा ये चीज आप एक गौर कर लें, यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है वो x है। ठीक है, आपको कैसे पता चला है? क्योंकि ये इंटीग्रेशन आप किस वेरिएबल के हिसाब से सोल्व कर रहे हो, x के हिसाब से। तो इसमें जो a है वो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेरिएबल आपका यहाँ पे x है, तो सी एक्स को यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करवाना है तो सी एक्स स्क्र हो जाएगा। सी एक्स को ए स्क्र से करवाना है तो ये सी ए स्क्र एक्स बन जाएगा। फिर डी को एक्स स्क्र से करवाना तो ये डी एक्स स्क्र हो जाएगा। और फिर आगे डी को ए स्क्र से करवाना तो ये डी ए स्क्र हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। टर्म्स के कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करना है। सबसे हाईएस्ट पावर वाली टर्म है एक्स क्यूब। अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइड में कोई भी एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं है, तो इसका मतलब एक्स क्यूब टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 0। राइट साइड में देखा जाए तो एक्स क्यूब टर्म का कोफिशिएंट है सबसे पहले ए, और फिर है प्लस का सी। ए प्लस सी हो जाएगा तो ए इक्वल आ जाएगा माइनस सी के। दैट्स योर सेकंड इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, फॉर एक्स के टर्म के कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करना है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे भी एक्स के टर्म नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट भी लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग 0। और राइट साइड में एक्स के टर्म का कोफिशिएंट क्या क्या है, बी है, और ये प्लस का डी है। बी प्लस डी हो जाएगा, बी इक्वल माइनस डी आ जाएगा। दैट्स योर थर्ड इक्वेशन। और फिर नेक्स्ट हमने करना है फॉर एक्स टर्म कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करना है। राइट साइड में देखा जाए तो एक्स टर्म वाली टर्म्स कौन सी, एक्स वाली टर्म्स कौन सी हैं, ये वाली एक टर्म है, उसका कोफिशिएंट बनता है 4 कैपिटल ए स्क्वायर। ठीक है, ये वाला कोफिशिएंट है, तो मैंने लिखा 4 कैपिटल ए और स्मॉलर ए स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद और एक्स वाली टर्म कौन सी है ये देख लें। यहाँ पे ये वाली एक्स वाली टर्म है जो जिसका कोफिशिएंट है सी ए स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग ए की जगह जाएगा माइनस सी, तो यहाँ पे है 4a, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया माइनस 4ac। और ये स्मॉलर ए स्क्वायर जो है वो साथ ही है। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ लग गई होगी। अब ये है माइनस 4c a स्क्वायर और ये है सी ए स्क्वायर, इनको सोल्व करेंगे तो ये माइनस 3a स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस 3c a स्क्वायर है, हमने c की वैल्यू निकालनी है, तो c को सिंपली इधर रखेंगे -3, और ये जो a स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाएगा तो 0 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारे पास सी कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास कोफिशिएंट्स बच चुके हैं ए, बी और डी। सी की वैल्यू निकल चुकी है। हम इस सी की वैल्यू को उठाएंगे सबसे पहले, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। मगर उससे पहले हमने ये चाहा है कि हम कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन तो कर चुके हैं, अब कांस्टेंट टर्म्स का कंपैरिजन कर लें। अगर आप देखें, मैं बाकी सारी चीजें पहले अरेज कर देता हूँ। कांस्टेंट टर्म्स को अब देखना है। ठीक है, लास्ट पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, उनका कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन भी उनका भी कंपैरिजन कर लेते हैं। कोफिशिएंट अलग चीज होती है, कांस्टेंट अलग चीज होती है। लेफ्ट साइड में देखें तो कांस्टेंट टर्म है 6a स्क्वायर, जिसके साथ यानी कि x वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट टर्म है। और राइट साइड में अगर देखें तो ये वाली कांस्टेंट टर्म है 4ba स्क्वायर और da स्क्वायर है। तो मैंने कांस्टेंट टर्म लिखी है, लेफ्ट साइड में 6a स्क्वायर लिखा है, राइट साइड में लिखा है 4ba स्क्वायर प्लस
डी ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा कि बी किसके इक्वल है, माइनस डी के, तो इसमें बी की जगह क्या पुट कर दें, माइनस डी पुट कर दें, तो 4b था तो ये बन गया -4d बन गया, -4d ए स्क्वायर है और ये प्लस का डी ए स्क्वायर है। इसको सोल्व करेंगे तो ये -3d ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने देखा कि यार यहाँ पे भी ए स्क्वायर था, इधर भी ए स्क्वायर था, तो यहाँ पे कैंसल आउट कर दिए, ये 6 बराबर बच जाता है -3d के। अब d की वैल्यू निकल आती है 6/3 करके, -6/3 हो जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव का साइन भी साथ जाएगा। d की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है। अब यहाँ तक दो कोफिशिएंट्स की वैल्यूज हो चुकी हैं, अब सिर्फ रहती है b और a की वैल्यू। तो हम उठाएंगे c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में और d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 इक्वल है a इज इक्वल टू -c, तो c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो a की वैल्यू सिंपली 0 निकल आई है। और ये जो d की वैल्यू निकली, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो b की वैल्यू आ जाती है। d की वैल्यू थी -2 और b वाली इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके यहाँ पे b की वैल्यू आ जाती है +2। अब चारों कोफिशिएंट्स की वैल्यूज हो चुकी हैं जिनको मैंने मार्क किया, ये c की वैल्यू 0, d की वैल्यू -2, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 2। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c एंड d इन इक्वेशन नंबर 1, ये कोफिशिएंट्स की जो इक्वेशन बनी है a b c d यहाँ पे लिखा है। जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो फाइल मैं आपको शो करवा रहा हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब ए बी सी की और डी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, ये डी की वैल्यू है, ठीक है। तो हमने पुट कर दी यहाँ पे। अब ये -2 इस वजह से बना क्योंकि डी की वैल्यू नेगेटिव थी, तो यहाँ पे -2 आएगा। अब 0x खत्म हो जाएगा, अकेला ऊपर 2 बचेगा, इधर -2 बच जाएगा, तो ये माइनस इधर सेंटर में लिख दिया, क्योंकि ये वाला जो माइनस है ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड्स, इस वैल्यू का इंटीग्रल अलग, इसका अलग और राइट साइड पे इसका अलग, ठीक है। तो हमने जब इंटीग्रल अलग अलग किया तो हमें पता चलता है कि ये जो 2 है, ये वाला 2 इधर और ये वाला 2, ये एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएंगे इंटीग्रल के साइन के। अब यहाँ पे देखें कि इंटीग्रल का सिंपली रिजल्ट लग रहा है 1/x² प्लस a स्क्वायर। ये हम पिछले जितने भी क्वेश्चंस हैं वहां पे ये tan इनवर्स वाला रिजल्ट लगा चुके हैं। ये रिजल्ट हमने 3.3 एक्सरसाइज से निकाला है। 1/a आ जाएगा, tan इनवर्स x/a आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली x तो सिंपल है, x का होल स्क्वायर बन जाएगा, मगर कॉन्स्टेंट अकेला a नहीं है, यहाँ पे 4a स्क्वायर है, तो हम इसका होल स्क्वायर बना लेंगे, 2a का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो यही इंटीग्रल रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा 1/2a। अब कांस्टेंट की वैल्यू 2a है, a नहीं है, सिंपल, तो 1/2a आ जाएगा, tan इनवर्स x/2a आ जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स x/2a बचेगा। अब नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं कि आप 1/a को दोनों के बटों में से कॉमन निकाल दें, ठीक है। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। आप 1/a को कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये जो आंसर बना है मैंने 2/a को कॉमन निकाला है। यहाँ तक भी आप आंसर लिख लें तो कोई मसला नहीं है, ओके। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 सोल्व हो चुके हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29, ये भी इसी तरह के 2x² - 2/x⁴ प्लस x² प्लस 1 है, मगर इसको थोड़ा सा गौर से समझने की जरूरत है। उसकी वजह ये है कि ये जो क्वेश्चन है इतना लेंथी तो नहीं है, मगर इसमें ये चीज़ है कि आपको पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये जो डिनोमिनेटर में x⁴ प्लस x² प्लस 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक फैक्टर या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 होती है। अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, यानी कि इसकी जगह 2 फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो मैंने इस चीज़ के लिए किया है कि x⁴ प्लस x² प्लस 1 है ना, तो इसमें कर लिया कि x² ऐड कर लिया और x² सब्ट्रैक्ट कर लिया। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अब जब x² मैंने ऐड किया है, अब एक ये x² प्लस का था और ये x² प्लस का था, तो ये दोनों मिलके बन गए हैं प्लस 2x², और ये जो नेगेटिव वाला x² है वो मैंने साइड पे ही रखा है। तो ये जो इतनी चीज बनी है, ये फार्मूला क्लोज हो रहा है यहाँ पे x² प्लस 1 का होल स्क्वायर वाला। वो कैसे बनाया मैंने कि यहाँ पे x की पावर 4 है, तो x² का स्क्वायर कर लिया, एक स्क्वायर अंदर और एक स्क्वायर बाहर, और यहाँ पे एंड पे 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लिया। दरमियान में हमने कर लिया +2, और ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू। मान लें कि ये कुछ यूं बना है, ये फर्स्ट टर्म जो है ये है a का स्क्वायर, और जो लास्ट पे है
ये है b का स्क्वायर, ये जो 1 का स्क्वायर है ये आपका b का स्क्वायर है, और दरमियान में है +2, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, तो हमने इसको क्लोज कर दिया a प्लस बी के होल स्क्वायर में, और यहाँ पे एंड पे है -x² है, तो -x का होल स्क्वायर कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर अलग है और सेकंड टर्म का स्क्वायर अलग है, तो a² माइनस b² के फार्मूला के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि एक दफा दरमियान में साइन प्लस का आ जाएगा ये वाला देखें, और एक दफा दरमियान में साइन माइनस का आ जाएगा, यानी कि ये a वाली टर्म है और मान लें ये b वाली टर्म है, तो a प्लस बी हुआ है और a माइनस बी हुआ है। इस तरह हमने इसको रिड्यूस कर लिया, या ये कह लें हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है। ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया था ये क्वाड्रेटिक नहीं था पॉलिनोमियल, हमने इसकी जगह दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बना लिए हैं, ये वाला और एक ये वाला। अब इसकी जगह हम लिख देंगे कि बटे में x की पावर 4 प्लस x² की जगह ये दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे। अब हम इनको करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक के थ्रू, क्योंकि अब ये जो दोनों फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं ये फैक्टर्स हैं इररेड्यूसिबल नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। नॉन रिपीटेड का मतलब है कि ये सिंगल टाइम ये फैक्टर है, ये 2 टाइम्स नहीं आ रहा, यानी कि ये रिपीट नहीं हो रहा, और ना ही ये वाला फैक्टर रिपीट हो रहा है, तो ये इररेड्यूसिबल हैं और नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 3 बन रहा है, जो कि हम पिछले क्वेश्चन नंबर 23 से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सोल्व करते आ रहे हैं। 23 है, उससे भी पीछे जितने भी क्वेश्चन हैं, लाइक इवन के ये जो पिछला क्वेश्चन 28 27 भी किया है वो भी इसी के रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन नंबर 29 केस नंबर 3 का पार्शियल फ्रैक्शन के केस 3 का क्वेश्चन बन चुका है, जिसमें हमारे पास हैं दोनों इररेड्यूसिबल और नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके लिए दो अल्फा कोफिशिएंट्स यूज करेंगे, ax प्लस बी, और दूसरे के लिए cx प्लस डी। ये इक्वेशन 1 हो जाती है। अब नेक्स्ट हमने लिखना होता है कि मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। एलसीएम में ये दोनों फैक्टर्स आएंगे, दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसको लिखने का आसान तरीका मैं आपको हर क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि आपने इक्वेशन नंबर 1 का सिर्फ लेफ्ट साइड में न्यूमिरेटर लिख देना है, लेफ्ट साइड का सिर्फ न्यूमिरेटर, और राइट साइड में क्या करना है कि ax प्लस बी को दूसरे जो ऑपोजिट फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई, और सी एक्स प्लस डी को इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी है। ये एलसीएम लिखने का, एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाने का आसान तरीका है। अब ये कोफिशिएंट्स की क्वेश्चन हो चुकी है, हम इसको एक्सपेंड करना चाहेंगे। ए एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स स्क्वायर से भी कर लिया, एक्स से भी कर लिया और 1 से भी कर लिया, ये कुछ यूं चीज बन जाती है। फिर बी को अंदर इससे कर लिया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, फिर माइनस एक्स से किया, फिर प्लस के 1 से किया, तो ये बी कोफिशिएंट्स की टर्म्स बन जाती हैं। इसी तरह सी को एक्स स्क्वायर से किया, फिर एक्स से किया, फिर +1 से किया, और फिर डी को भी एक्स स्क्वायर से किया, फिर प्लस एक्स से किया, फिर +1 से किया। तो ये हमारे पास टोटल कोफिशिएंट्स की टर्म्स आ गई हैं, ए की भी, बी की भी, सी की भी, डी की भी, एक्सपेंड करके लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स। टर्म्स का ये जो कोफिशिएंट्स है उनका कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाली टर्म देखें तो वो एक्स क्यूब है, उसका कोफिशिएंट क्या है, ए हमारे पास, और फिर उसके बाद कोफिशिएंट है प्लस का सी, तो ए प्लस सी लिख दिया गया, ए इक्वल माइनस सी आ जाएगा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। इसके बाद हमने देखा कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म है आती है, तो लेफ्ट साइड में एक्स के टर्म का कोफिशिएंट है लेफ्ट साइड में 2, और राइट साइड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे है -a प्लस का b, और ये प्लस का c, और ये प्लस का d। -a प्लस b प्लस c प्लस d आ जाएगा। अब a की जगह जाता है -c, तो -a इसकी जगह चला जाएगा +c। अब ये c है और ये c है, ये कितना बन जाएगा, 2c बन जाएगा, b प्लस 2c प्लस d हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इज इक्वल टू बी प्लस 2 सी प्लस डी, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाती है आपके पास। अब हमने क्या करना है, एक्स टर्म के कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करना है। अब लेफ्ट साइड में देखा जाए तो यहाँ पे एक्स टर्म कोई भी नहीं है, राइट साइड में देखा जाए तो एक्स वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं हम देख लेते हैं। ठीक है, एक्स वाली टर्म्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास एक्स वाली टर्म कोई नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट 0 आ जाएगा। राइट साइड में देखा जाए तो एक्स टर्म का कोफिशिएंट है प्लस का ए, और प्लस का सी, और ये माइनस का बी, और ये प्लस का डी, तो हमने लिख दिया a माइनस बी प्लस सी प्लस डी। अब फिर देखा जाए तो इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग a की जगह जाएगा -c, तो यहाँ पे a मौजूद है, उसकी जगह हम पुट कर देंगे -c। अब ये -c है और ये प्लस का c है, ये दोनों आपस में ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे d माइनस बी इज इक्वल टू 0 बचेगा। तो मैं b को दूसरी साइड पे ले गया तो d इज इक्वल टू b हो जाता है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो जाती है। ठीक है, अब
ये इक्वेशन नंबर 3 जो थी इसमें 3 कोएफिशिएंट्स थे, इक्वेशन नंबर 2 और 4 में 2-2 कोएफिशिएंट्स हैं, तो ये काम आसान हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट है लास्ट पे कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करना है। लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म है -2, राइट साइड में देखा जाए तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x नहीं है, वो b है और प्लस का d है। तो b प्लस d इक्वल लिखा गया -2 के। अब यहाँ पे देखा जाए तो इक्वेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग b की जगह जाएगा d या d की जगह जाएगा b, तो मैंने b की जगह d पुट कर लिया है एज b इज इक्वल टू d, तो b की जगह d पुट कर लिया, d प्लस d 2d हो गया। अब ये देखेंगे ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d इक्वल बच जाएगा यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू निकल आई है हमारे पास। अब इस d की वैल्यू देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे पुट हो रही है। सबसे पहले तो इसको इक्वेशन नंबर 4 में हमने पुट किया है, तो d की वैल्यू -1 पुट करके b का आंसर भी -1 आ चुके हैं। ठीक है, अब d और b कोफिशिएंट की वैल्यूज हो चुकी हैं। अब डी बी कोफिशिएंट्स की वैल्यूज दोनों को हम उठाएंगे, तो इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे पुट करें तो c की वैल्यू निकल आएगी। पुट d इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू -1 इज इन इक्वेशन नंबर 3, तो हमारे पास c कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है -1 -1 -2 बन गया। -2 उधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 4 के साथ, तो c इक्वल आ जाएगा 4/2, तो c कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाती है 2। अब सी कोफिशिएंट की वैल्यू भी हो चुकी है, बी की भी हो चुकी है, डी की भी हो चुकी है। अब हमारे पास रहती है ए कोफिशिएंट की वैल्यू, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 सी की वैल्यू 2 है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -2, क्योंकि ए इक्वल था हमारे पास, ये देखें -2 माइनस सी के इक्वल, तो ए की वैल्यू -2 निकल आई है। तो ये चारों कोफिशिएंट्स की वैल्यूज हो चुकी हैं अगर आप देखेंगे ए, सी, डी और बी की। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन नंबर 1 जो कोएफिशिएंट्स की इक्वेशन थी। अब ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, ये डी की वैल्यू है। बारी बारी आप आपने पुट कर देनी है। आप फाइल सार डाउनलोड कर लिया करें, उसी वक्त वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होता है, और फाइल ओपन करके आप क्वेश्चन को समझा करें। तो नेगेटिव कॉमन निकालेंगे, क्योंकि पहली टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉमन निकल आएगा, इधर कोई नहीं निकलेगा, इधर 2x - 1 और इधर अंदर बन जाएगा 2x + 1, क्योंकि पहली वो टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉमन निकाल देंगे। अब हम दोनों साइड्स पे इंटीग्रल ले लेंगे, इस साइड पे भी इस साइड पे भी, यानी हर टर्म का इंटीग्रल अलग अलग ले लेंगे हर वैल्यू का। अब नीचे फंक्शन मौजूद है, ऊपर उसका ये डेरिवेटिव बन रहा है 2x + 1, तो ln x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ जाएगा, और नीचे ये फंक्शन मौजूद है और ऊपर उसका डेरिवेटिव 2x - 1 बन रहा है, तो ये आ जाएगा ln × x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस सी साथ वैसे ही। अब ये पॉजिटिव वैल्यू पहले और नेगेटिव वैल्यू बाद में लिख दी। अब यहाँ पे यहाँ तक भी आंसर ठीक था, बट यहाँ पे ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे लॉग फंक्शन का लॉग का लॉ लग रहा है, जिसमें होता है ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a/b। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर दो वैल्यूज हों, दोनों का लॉग अलग अलग हो और दरमियान में उनके माइनस का साइन हो, तो आप माइनस के साइन को डिवीजन में चेंज कर दीजिएगा और दोनों वैल्यूज का एक सिंगल लॉग बना दीजिएगा। यानी कि हमने 2 लॉग्स को एक सिंगल लॉग में चेंज किया है। ठीक है, आप 9th क्लास में भी ये करते हैं, तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाता है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लगी होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।